नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का क्या तख्ता पलट हो गया है, इस तरह की अफवाहें पिछले एक हफ्ते से पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रही हैं। चीन क्या आंतरिक मोर्चे पे जूझ रहा है या फिर कुछ और प्लान चल रहा है? 12 सालों में पहली बार चीन के राष्ट्रपति ब्रिक्स की बैठक में रविवार के रियो डी जेनेरियो में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लिया। इसके बाद से कयासबाजी तेज हो गई है। भारत के पड़ोस में यह अटकलें भारत के लिए भी खतरे का अलर्ट है, ऐसा सूत्रों का कहना है। आपको बता दें कि जिनपिंग की सत्ता हस्तांतरण के बारे में अटकलें तब तेज हुई जब सरकारी समाचार एजेंसी सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने हाल में ही बताया कि सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यानी सीपीसी की शक्तिशाली 24 सदस्यीय राजनीतिक ब्यूरो ने 29 जून को अपनी बैठक में पार्टी के संस्थानों को काम को लेकर नए नियमों की समीक्षा की। हांगकांग के समाचार पत्र साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने रविवार को एक विश्लेषक के हवाले से बताया कि सत्ता परिवर्तन के उद्देश्य से यह महत्वपूर्ण समय है, इसीलिए हो सकता है कि निकायों को सही तरीके से चलाने के लिए नए तरीके के नियम बनाए जा रहे हैं। हालांकि दूसरे विशेषज्ञों का कहना है कि सीपीसी के संस्थापक माओ त्से-तुंग के बाद सबसे शक्तिशाली नेता माने जाने वाले जिनपिंग खुद बड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ शक्तियां दूसरों को सौंप सकते हैं, जिसके बाद से चीन की सत्ता पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पकड़ ढीली होती दिखाई दे रही है। शी जिनपिंग 12 साल से अधिक समय के अपने शासनकाल में पहली बार सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख संगठनों को अधिकार सौंप रहे हैं। इससे अटकलें लगाई जा रही हैं कि वे व्यवस्थित सत्ता हस्तांतरण का आधार तय कर रहे हैं या संभावित सेवानिवृत्ति की तैयारी के तहत अपनी भूमिका को कम कर रहे हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद यह पहला मौका है जब वे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। शिखर सम्मेलन में चीन के प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री ली कियांग कर रहे हैं। जिनपिंग ने सत्ता सौंपने का कदम ऐसे समय उठाया है जब ट्रंप ने टैरिफ युद्ध शुरू कर दिया है। चीन का अमेरिका को होने वाला 440 अरब डॉलर का निर्यात बाधित हो रहा है। इसके अलावा चीनी अर्थव्यवस्था भी कई चुनौतियों का सामना कर रही है। अर्थव्यवस्था में निरंतर सुस्ती के कारण विकास में गिरावट आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में चीन के समाज में बढ़ती असमानता भी एक बड़ा मुद्दा है। साल 2012 में सीपीसी के महासचिव बनकर सत्ता संभालने के बाद से शी जिनपिंग के सत्ता के केंद्रों यानी पार्टी, राष्ट्रपति पद और केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में शक्तिशाली सेना पर अपनी पकड़ तेजी से मजबूत की, लेकिन अब इस ताकत को तेजी से कम होते हुए देखा जा रहा है और सत्ता दुनिया देख रही है कि यह सत्ता मिलिट्री के जनरलों के हाथ में आ गई है। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि जिनपिंग को अपनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जनरलों का विरोध का सामना करना पड़ रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे एक ओपिनियन के अनुसार शी जिनपिंग बरसों से अपनी सेना के टॉप पर बैठी लीडरशिप पर तलवार चलाने में लगे हुए थे। इससे यह संदेह पैदा होता है कि क्या वह अपने जनरलों पर सफलतापूर्वक युद्ध लड़ने के लिए भरोसा कर सकते हैं या नहीं। पिछले 2 सालों में 2 रक्षा मंत्रियों, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के कई वरिष्ठ अधिकारियों को उनके पदों से हटा दिया गया है। इनमें रॉकेट फोर्स के शीर्ष नेता भी शामिल हैं, जो चीन के परमाणु हथियारों को नियंत्रित करती है। अब यही जनरल्स में जिनपिंग को लेकर असंतोष फैल रहा है और वे जिनपिंग के खिलाफ मौन बगावत कर रहे हैं। इन सबके पीछे एक छोटा सा देश है ताइवान, जो चीन की आंखों में बरसों से गड़ रहा है। जिनपिंग के बारे में माना जाता है कि उन्होंने अपनी आर्मी को 2027 तक चीन पर हमला करने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। बीते मार्च में जनरल हे वेइडोंग को भी हटा दिया गया। वह चीन के दूसरे सबसे बड़े अधिकारी थे। वह सीधे शी जिनपिंग को रिपोर्ट करते थे और ताइवान पर संभावित आक्रमण का प्लान बनाने में शामिल थे। इस घटना के बाद से ही आर्मी जनरलों में विरोध के सुर शुरू हो गए। इससे पहले भी जिनपिंग के संकेत पर चीन के पूर्व विदेश मंत्री किंग गोंग और पूर्व रक्षा मंत्री ली शांगफू को उनके पद से हटा दिया गया था। इससे एक विनाशकारी सैन्य संघर्ष का खतरा बढ़ गया है।
ऐसे में भारत और अमेरिका के लिए एक खतरे की घंटी है जो हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में शांति के लिए काम कर रहे हैं। चीन की सेना सालों से ताइवान पर आक्रमण या नाकेबंदी का अभ्यास कर रही है। इसमें अप्रैल की शुरुआत से किए गए अभ्यास भी शामिल हैं। लेकिन अमेरिका के सख्त और कड़े रुख ने चीन के अंदरूनी हालात में तेजी से बदलाव शुरू कर दिए हैं और चीन को एक तरीके से रोके रखा है। आपको बता दें कि ताइवान जल डमरू मध्य में हजारों सैनिकों को ले जाने वाली चुनौतियों का समाधान कर रही है। ताइवान जीतना जिनपिंग के लिए एक बड़ा सपना है, मगर अब शी जिनपिंग के विरोधी जनरल ही उनके मंसूबे को फेल करने में लगे हुए हैं। अब जिनपिंग के विरोधी सुर उठाने लगे हैं। चीन ने 1979 के बाद से कोई युद्ध नहीं लड़ा है। अमेरिकी और रूसी जनरलों के मुकाबले आज की पीढ़ी के चीनी अधिकारियों के पास युद्ध का कोई अनुभव नहीं है। खुद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस पर अफसोस जता चुके हैं। जिनपिंग अपना रुतबा फिर से वापस पाने के लिए ताइवान पर हमला कर सकते हैं या फिर प्रशांत क्षेत्र में एक बृहद युद्ध को भड़का सकते हैं। ऐसे में भारत अमेरिका दोनों ही देश चीन में चल रहे घटनाक्रम पर बारीकी से नज़र रखे हुए हैं। चीन दक्षिण चीन सागर पर पहले से दबदबा कायम किए हुए है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा यूक्रेन पर विनाशकारी आक्रमण ने दुनिया को दिखा दिया कि कोई भी सैन्य ताकत अकेले एक छोटे दुश्मन पर भी जीत सुनिश्चित नहीं कर सकती है। इसी तरह ताइवान के साथ युद्ध जीतने और हारने से चीन की अर्थव्यवस्था तबाह हो सकती है। चीन की अर्थव्यवस्था पहले से ही धीमी वृद्धि और भारी अमेरिकी व्यापार शुल्क का सामना कर रही है। ऐसे में एक सैन्य विफलता शी जिनपिंग की सत्ता पर पकड़ को खतरे में डाल सकती है। हालात पर कंट्रोल करने के लिए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अब भी जिनपिंग के मुकाबले कई बड़े नेताओं को आगे बढ़ा रही है। इनमें चीन के टेक्नोक्रेट वांग यांग और चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक शी जिनपिंग और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अपनी सेना पर ठोस नियंत्रण इस समय नहीं है। अमेरिकी सेना के अफसर या हिंदुस्तान की बात की जाए तो वहाँ भी सेना के अफसर संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। उन्हें गैर राजनीतिक माना जाता है। लेकिन चीन में PLA यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सेना है। इसके अधिकारी पार्टी के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। वे पार्टी के सदस्य होते हैं। शी जिनपिंग से पार्टी के प्रमुख और उनके शक्तिशाली केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में आदेश लेते हैं। अगर इस तरह का होता है तो भारत के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। भारत का आंगन कहे जाने वाले हिंद महासागर में चीन ने कम से कम 9 पॉइंट पर अपने पैर जमा कर रख लिए हैं। वो बंदरगाह, नेवल बेस, हवाई पट्टी और अपने शिप्स को ठिकाने पर बना रहा है। विदेशी मामलों पर संसद की स्थायी समिति ने भी माना है कि यह भारत के लिए बड़ी चुनौती है और कट्टरपंथी शी जिनपिंग अगर सत्ता से हटते हैं तो यह एक बड़ी चुनौती होगी, चूँकि चीन अपने आंतरिक अंतर्विरोधों को खत्म करने के लिए बाहरी देशों से युद्ध या सीमित युद्ध करता है। ऐसा उसका इतिहास रहा है। आपको बता दें कि चीन की एक स्ट्रेटजी है स्ट्रिंग ऑफ पल्स। इसके जरिए चीन हिंद महासागर में भारत को घेर रहा है, भारत के आसपास के देशों में पोर्ट्स डेवलप कर रहा है, उन्हें लीज पर ले रहा है और अपना नेवल डोमिनेंस बढ़ा रहा है। इस तरह का पहला नेवल बेस है रीम नेवल बेस कंबोडिया, जो अप्रैल 2025 में शुरू हुआ। ये नेवल बेस कंबोडिया और चीन का साझा बेस है। यहाँ चीन ने ज्वाइंट लॉजिस्टिक एंड ट्रेनिंग सेंटर खोला हुआ है। दूसरा है कोको आइलैंड म्यांमार में। मलक्का स्ट्रेट के करीब होने के चलते चीन ने इसे 1994 में म्यांमार से लीज पर लिया था। चीन ने यहाँ राडार सिस्टम लगा के रखा हुआ है जिससे उसे अपने ओर आते खतरे की जानकारी मिल सके। यहाँ से वह भारत का अंडमान और निकोबार आइलैंड भी वॉच करता है जो इसके बहुत करीब है। तीसरा है क्योकप्यू पोर्ट म्यांमार, भारत के पूर्वी तट पर बेहद करीब है। म्यांमार में चीन इस पोर्ट को बनवा रहा है। भारत की नेवल बेस INS वर्षा से इसकी दूरी महज 1000 किलोमीटर है। चिड़गांव पोर्ट बांग्लादेश, इस पोर्ट पर चीन की खासी दिलचस्पी और यहाँ अक्सर मिलिट्री एक्सरसाइज करता है। इसके अलावा पायरा डीप सी पोर्ट को भी वह एक चीनी कंपनी के जरिए डेवलप करा रहा है।
हम्बनटोटा पोर्ट श्रीलंका की बात करें तो चीन ने 1.7 बिलियन डॉलर यानी 1.45 लाख करोड़ कर्ज नहीं चुका पाने के कारण 2017 में श्रीलंका ने इसे चीन को 99 साल के लीज पर दे दिया। चीन की सर्विलांस शिप्स हम्बनटोटा पर अक्सर नजर आती है। मालदीव की बात करें तो यहाँ से गए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में चीन ने बहुत निवेश किया है। इनमें ब्रिज, रिजॉर्ट्स, एयरपोर्ट, टूरिज्म शामिल है। 2023 में मोहम्मद मोइजू के राष्ट्रपति बनने के बाद से मालदीव और चीन के रिश्ते मजबूत हुए। यहाँ चीन का मिलिट्री बेस कभी भी बन सकता है। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान की बात की जाए तो 2013 में पाकिस्तान ने पोर्ट चीनी कंपनी को 43 साल के लीज पर दिया था। आज ग्वादर पोर्ट का पूरा ऑपरेशन चीन के हाथों में है। यहाँ से चीन हॉर्मुज स्ट्रेट पर नज़र रखता है। चीन और पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC के तहत ट्रेड के लिए चीन बेहद अहम कराची पोर्ट का भी इस्तेमाल करता है, जो भारत के बेहद करीब है। जिबूती नेवल बेस की बात करें जो ईस्ट अफ्रीका में है तो चीन ने जिबूती में अपना पहला विदेशी नेवल बेस बनाया है, जो अब अल मंदेब स्ट्रेट पर स्थित है। अगर इस स्ट्रेट को रोका गया तो स्वेज कैनाल से होने वाला एशिया और अफ्रीका का ट्रेड रुक जाएगा। हालांकि यह अमेरिका, जापान, फ्रांस, इटली और जर्मनी के भी सैन्य अड्डे हैं। यहाँ विक्टोरिया पोर्ट की बात करें जो सेशल्स में है तो इसे डेवलप करने के लिए चीन फंडिंग कर रहा है। सेशल्स में कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी फंड कर चुका है। यह आइलैंड अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, एशिया के पूर्वी रास्तों के पास है। ऐसे में चीन यहाँ नेवल बेस बनाने का जोखिम उठा रहा है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीकी तट पर कंट्रोल करने के लिए चीन ने तंजानिया और केन्या में भी कई पोर्ट बनाए हुए हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं करोड़ी सिंह जी, विदेशी मामलों के जानकार, और PC थपलियाल जी, रक्षा विशेषज्ञ। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। PC थपलियाल जी, पहला सवाल आप ही से। जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, क्या यह संकट भारत के लिए ज्यादा गहरा है या अमेरिका के लिए? देखो, जो स्थिति इस समय चाइना ने शी जिनपिंग के नेतृत्व में पाली है, वो बहुत ही ऊंचाइयां हासिल की हैं चीन ने। माओ से तुंग के बाद सबसे पावरफुल नेता अगर चीन में कोई पैदा हुआ है तो वो शी जिनपिंग है, जिन्होंने उस नियम को भी अपने मुताबिक बदल दिया जो 40 साल में एक नियम था 1982 में बनाया था इसकी पॉलिट ब्यूरो ने कि कोई भी व्यक्ति 10 साल से ऊपर राज नहीं कर सकता। और शी जिनपिंग ने अब उनका तीसरा टर्म चल रहा है जो 2027 में खत्म हो रहा है। जहां तक इस समय जो चर्चाएं चल रही हैं कि वहां पे स्थिति, पॉलिटिकल स्थिति में अंतर्द्वंद है, अंतर्कलह है, इन चीजों से हम मतलब नकार नहीं सकते, लेकिन द वे पॉलिट ब्यूरो फंक्शंस वो हमने जग जाहिर है कि पॉलिट ब्यूरो जो एक वैचारिक आधार पे जो राजनीति चलती है, जो हिंदुस्तान में भी अगर वामपंथ की राजनीति चाइना में पॉलिट ब्यूरो के माध्यम से चल रही है तो राइटिस्ट फोर्स के नाम पे हमारे देश में भी सिमिलर वे चल रहा है। दीगर बात है कि दो अलग अलग ग्रुप। PC थपलियाल जी, आपकी बात अगर समझी जाए, और जो मेरा सवाल था कि अगर चीन में सत्ता परिवर्तन के हालात बनते हैं तो ऐसे में भारत की सुरक्षा नीतियों में क्या बदलाव करने की आवश्यकता होगी? देखो, बदलाव करने की आवश्यकता हमेशा से हमने समझा, क्योंकि जो इस समय है, इस समय हेड ऑन कॉलिजन पे है इंडिया और चाइना। हम इस समय किसी भी तरह से उसे जो अनदेखा नहीं कर सकते। हमने इस समय जो स्थितियां हैं, पॉलिटिकल जो स्थितियां हैं, चीन में नए सत्ता परिवर्तन, नए नेतृत्व के आने के बाद सीमा विवाद जैसे गलवान है, उसके समाधान की संभावना बढ़ेगी या घटेगी? सीधे शब्दों में यही स्थिति रहेगी, क्योंकि वहां पे, यही तो बोल रहा हूं, वहां पे एक इंडिविजुअल बहुत ताकतवर दिखता तो है, लेकिन पॉलिट ब्यूरो जो उसको कंट्रोल करता है, यही पे बताना चाह रहा था कि जो स्थितियां उसने इस हमारे पूरे चारों तरफ घेराबंदी की है, इस घेराबंदी में कमी नहीं आएगी।
यथास्थिति बनी रह सकती है। जो आगे बढ़ रहा है चीन, उसमें स्टॉप लग सकता है, लेकिन वो उस पे निर्भर है जो शी जिनपिंग का स्थान लेगा। ये बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इस समय दो डिफरेंट पोल हैं, इंडिया और वहां वामपंथ और दक्षिण पंथ, दो डिफरेंट पोल के बीच में जो टकराव की स्थिति आ रही है इस समय, उस स्थिति को भांपते हुए और जो हमारे जितने सैटेलाइट देश हैं, चाहे श्रीलंका है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, जहां आपने भी तमाम उसके स्टेशन गंवाए, जहां उसने अपने कदम जमा दिए हैं, जहां से सबसे महत्वपूर्ण जो इस चर्चा में नहीं आया, आपने जो रिपोर्ट पेश की, वो है तिब्बत। तिब्बत एक ऐसी जगह उसके पास है जो विश्व में सबसे ऊंची जगह पे स्थित है। उसका जो भूगोल है, ये सबसे खतरनाक भूगोल है, जो उसकी स्ट्रेटजी के लिए बहुत ही सुटेबल है, क्योंकि सबसे ऊंची जगह में अगर वो मिसाइलों को रखता है, बैलिस्टिक मिसाइलों को, तो कोई भी देश उसके टारगेट के अंडर आता है। और इसमें सबसे पहला देश जो फेस करता है वो भारत है। और इनको कैसे हम काउंटर करें, ये हमारी स्ट्रेटजी का हिस्सा होना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं करोड़ी सिंह जी। करोड़ी सिंह जी विदेशी मामलों के जानकार हैं। चीन में संभावित राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए भारत की आर्थिक और रणनीतिक तैयारियां कैसे होनी चाहिए, करोड़ी सिंह जी आपसे समझना चाहेंगे। देखिए प्रसून जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि आज की जिस तरह से चाइना की स्थिति है घरेलू मामलों में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिस तरह की कूटनीति है, चाइना में राजनीतिक अस्थायित्व की संभावना बहुत कम लग रही है मुझे। पश्चिमी मीडिया है वो काफी ऐसे कयास लगा रहे हैं कि चाइना में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? देखिए मैं उसको बताऊं, चाइना में 3 सत्ता के केंद्र हैं, सरकार है, सीपीसी है, पीएलए है, और तीनों पे शी जिनपिंग का नियंत्रण है। लेकिन इससे आगे कयास ये लगा रहा है कि इसमें मिलिट्री में डिसेंशन है, पार्टी में उसका समर्थन नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह की वहाँ चाइना में घरेलू नीति है, वो 2 चीजों पे टिकी हुई है। एक नेशनल रिजुवेनेशन, कि राष्ट्र को मजबूत करना है, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना है, और उसके लिए पार्टी को साधन बना के निरंतर रूप से वहाँ की सरकार प्रयास कर रही है। दूसरा है सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स। दुनिया में सब जगह इनकम और वेल्थ का कंसेंट्रेशन हो रहा है, केंद्रीकरण हो रहा है, उतना चीन में नहीं हो रहा है। और चीन ने प्रजातंत्र को लेके, गरीबी को लेके व्हाइट पेपर इश्यू कर दिए हैं। उन व्हाइट पेपर्स को हम पढ़े तो, और मैं नहीं, वर्ल्ड बैंक ने ये माना है कि चाइना ने गरीबी को खत्म कर लिया है। तो ऐसी स्थिति में घरेलू मामलों में चाइना बहुत मजबूत है। करोड़ी सिंह जी, यहाँ आपको रोकना चाहूंगा। कारण यह है कि अभी जो रिपोर्ट आई है ताजा, जिसमें दिखाया जाता है समाज में कितनी विभिन्नताएं हैं, अमीर और गरीब वर्ग में कितना घटोतरी बढ़ोतरी हुआ है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो इंडेक्स बना है उसमें भारत का इंडेक्स में 25 पॉइंट कुछ नंबर है और चाइना का 35 पॉइंट कुछ अंक है। इसका मतलब यह हुआ कि चाइना में सामाजिक असमानता ज़्यादा है भारत के बनस्पत। भारत में सामाजिक असमानता बेहद कम हुई है। ऐसे दौर में जिस तरीके की हमारी रिपोर्ट है और जो बातें कही जा रही हैं कि वहाँ एक तरीके का विद्रोह का माहौल हो रहा है, कट्टरवादी नीतियां कुछ लोगों को सूट नहीं कर रही हैं, उसमें सेना के जनरल्स भी शामिल हैं, उसमें पार्टी के पदाधिकारी भी शामिल हैं, और जैसे ली कियांग की बात की जाए, उसके अलावा 2-3 और लोगों के नाम की बात की जाए, वो कोई भी आदमी इस समय मौजूदा राष्ट्रपति की नीतियों से बहुत खुश नहीं है। इसीलिए शायद पहली बार 12 सालों में अब डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है पावर का। ऐसे में शी जिनपिंग के लिए कितनी मुश्किलें हैं, करोड़ी सिंह जी? देखिए निश्चित रूप से प्रसून जी मुश्किलें बहुत हैं।
लेकिन आपने कहा सामाजिक असमानता, इनकम की असमानता, वेल्थ की असमानता, ये सब अलग अलग असमानताएं हैं। और कुल मिला के चाइना ने जो गरीबी का उन्मूलन किया है, गरीबी मिटाई है अपने यहाँ से, और उतनी गरीबी दुनिया के किसी भी देश ने इस स्पीड से नहीं मिटाई है, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट स्पष्ट रूप से कहती है। हाँ, निश्चित रूप से विरोध है उसका, और लीडरशिप में कंपटीशन भी है, लेकिन जिस तरह का उसका होल्ड है पार्टी पे, तो मुझे नहीं लगता कि अव्यवस्था इस समय चाइना में फैल सकती है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चाइना की जो कूटनीति है, अमेरिका खुद चाइना से एंगेजमेंट करना चाहता है, भारत से दूर हट रहा है। इसके मैं 2-3 उदाहरण आपको दे सकता हूं कि अमेरिका भारत को छोड़ रहा है और चाइना से एंगेजमेंट डेवलप कर रहा है। इसका एक उदाहरण तो यह है कि चाइना के साथ व्यापार समझौता कर लिया, भारत के साथ अमेरिका अभी तक एग्री नहीं हुआ, 9 तारीख आ गई है, होगा नहीं, मुझे लगता नहीं कि होगा। पाकिस्तान और भारत में हुआ, पाकिस्तान के साथ अमेरिका खड़ा हुआ, और वो ही नहीं, अभी हमारे विदेश मंत्री अमेरिका में हैं, और वहां अमेरिका के विदेश मंत्री के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें वहां के रक्षा मंत्री ने प्रैक्टिकली, जो मैं ये नहीं कहता कि उनकी जुबान फिसल गई हो, उन्होंने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी को छोड़ दिया है और एशिया पैसिफिक पे वापस आ गए, जो ओबामा के टाइम में एशिया पैसिफिक की थी, और उसमें साउथ ईस्ट एशिया और चाइना को एंगेज करना चाहते हैं। तो अमेरिका अब चाइना से कन्फ्रंटेशन नहीं रख के भारत से दूर हो रहा है। पहले अमेरिका की नीति ये थी कि इंडो पैसिफिक में भारत की लीडरशिप को प्रमोट करें, चाइना को कंटेन करें। तो जो चाइना को कंटेन करने की स्ट्रेटेजी थी वो ट्रंप ने प्रारंभ में रखी, लेकिन अब धीरे धीरे अमेरिका चाइना से समझौता कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है कि जो कंज्यूमर आइटम्स हैं, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, उसमें चाइना का आज भी कंट्रोल है। ये नहीं, एक और आपको इंस्टेंस बताऊं, अफ्रीका के 54 कंट्री हैं, 53 कंट्री को चाइना ने ये कह दिया कि हमारे यहाँ टैरिफ फ्री आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं चाइना में, चाइना का मार्केट खोल दिया। तो उस तरह के अफ्रीका के एक कंट्री को इसलिए नहीं खोला है अपना मार्केट कि वो ताइवान को मान्यता दे चुका है। तो इस तरह की चाइना की जो कूटनीति है वो अमेरिका के प्रभाव को धीरे धीरे कम कर रही है, और अमेरिका खुद भारत को छोड़ के चाइना से एंगेजमेंट ज्यादा डेवलप कर रहा है। करोड़ी सिंह जी, एक बड़ा सवाल उठता है, जिस तरीके की आप बात बता रहे हैं, इसके बाद एक बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरीके से चंद दिनों के भीतर हम देख रहे हैं अमेरिका का पाकिस्तान पे प्रभाव बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान की सेना हो, पाकिस्तान की जो राजनीतिक सत्ता है वह अमेरिका के ऊपर बार बार बिछी हुई जा रही है। ऐसी स्थिति में चाइना खुद असहज महसूस जरूर कर रहा होगा। CPEC की बात करें या दुनिया भर के प्रोजेक्ट की बात करें, चाइना ने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। ऐसे में अगर पाकिस्तान चाइना की तरफ जा रहा है तो इसकी रणनीति में आपको कहाँ लग रहा है कि चाइना को फ़ायदा हो रहा है? और अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो पाकिस्तान को लेकर चाइना का रुख क्या होगा? चूंकि अभी जो परिस्थितियां भी बन रही हैं वह भारत, चाइना और रूस दोबारा एक साथ आने के नजदीक दिख रहे हैं। जी देखिए प्रसून जी, जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है उसमें हम सामान्यतः कहते हैं कि जब हाथी लड़ते हैं या हाथी प्यार करते हैं, दोनों ही स्थितियों में घास है वो सफर करता है। तो पाकिस्तान को तो इस चाइना और अमेरिका की पाकिस्तान में जो कूटनीति है, दोनों की टकराट हो रहा है, उसमें पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान की जो राजनीतिक लीडरशिप है और वो तो चाइना के साथ है, और जो सैन्य लीडरशिप है उसको अमेरिका ले जा रहा है। पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बुलाया, अब एयर चीफ को बुलाया, और उनको देखिए मुझे लगता है कि अमेरिका हो सकता है पाकिस्तान में कहीं तख्ता पलट भी करवा दे, क्योंकि पाकिस्तान के इतिहास में आधी बार सेना का शासन रहा है, और सेना के शासन में अमेरिका के रिश्ते पाकिस्तान के बहुत अच्छे रहे हैं, क्योंकि सेना से डील करना आसान है और एक प्रजातांत्रिक सरकार होती है उससे डील करना मुश्किल होता है। तो अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान में अस्थायित्व हो और सेना अपनी भूमिका निभाए, और इसीलिए अमेरिका सेना को एनकरेज कर रहा है,
चाइना डेमोक्रेटिक लीडरशिप को अपने प्रभाव में रख के अपना इंटरेस्ट पूरा करना चाहता है, तो निश्चित रूप से पाकिस्तान को एक मैदान हो जाएगा अमेरिका और चीन का, उसमें पाकिस्तान सबसे बड़ा सफरर रहेगा। जी बड़ी बात बता रहे हैं करोड़ी सिंह जी आप। पीसी थपलियाल जी, अगर सत्ता परिवर्तन होता है चाइना में, जिसमें लग रहा है कि जब सीपीसी की बैठक होगी तो पक्का है, जिस तरीके की परिस्थितियां बता रही हैं कि सत्ता परिवर्तन होगा, शी जिनपिंग को मजबूर किया जाएगा कि या तो अपना नया उत्तराधिकारी चुने या अपनी पावर को छोड़ें। ऐसी स्थिति भारत के लिए कितनी अनुकूल होगी? देखो, भारत के लिए कोई भी स्थिति अनुकूल और प्रतिकूल नहीं होने वाली, क्योंकि वहां पे जो चाइना है वो एक पॉलिट ब्यूरो से गाइडेड है, और पॉलिट ब्यूरो के जो निर्णय हैं उनमें जो आगे रखा जाता है, वैसे मेरे मुताबिक शी जिनपिंग 2027 तक कायम रहेगा। उन्होंने खाली अपना कुछ जिम्मेदारी 2 लोगों को सौंपी है, जिसमें कि मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट उन्होंने ली गंजी को और सी टाइप फिरिंग को, 2 लोगों को उन्होंने पॉलिट ब्यूरो के सदस्य हैं, प्रमुख सदस्य हैं, उनको सौंपी है। हो सकता है कि शी जिनपिंग अपने को बहुत स्वस्थ न मान रहा हो। अगर ये स्थिति होती थपलियाल साहब, तो सत्ता से अब तक बाहर हो चुके होते, जिसकी उम्मीद जताई जा रही है। चूंकि चाइना ऐसी लीडरशिप को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता है, चाहे पार्टी की बात हो, चाहे सेना के कोर कमांडर्स की बात हो, वह हमेशा सशक्त नेतृत्व चाहते हैं, जागरूक नेतृत्व चाहते हैं। लेकिन असल स्थिति क्या है, आने वाले दिनों में स्थिति साफ हो जाएगी। भारत को बेहद सतर्क रहना होगा, क्योंकि चाइना अक्सर अपनी अंदरूनी राजनीति को छुपाने के लिए बाहरी राज्यों पर सीमित युद्ध थोपता है। ऐसे में भारत को अलर्ट रहना बेहद जरूरी रहेगा। आप दोनों चर्चा में आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।